हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स एंड नेचर में। और मैं नरोत्तम सिंह आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक नया टॉपिक चैप्टर नंबर 13 न्यूक्लियस से। तो बेटा आज के टॉपिक में हम बात करने जा रहे हैं साइज ऑफ न्यूक्लियस की, कि जो न्यूक्लियस है उसका साइज क्या होता है। तो बेटा साइज को डिसाइड कौन करता है। सबसे पहले हम किसी भी शेप के लिए बात करें तो साइज को उसके को कौन डिसाइड करता है, ये जानते हो आप। जैसे मान लीजिए कोई टेबल है तो उस टेबल का साइज कौन डिसाइड करेगा। जैसे मान लीजिए कोई रूम है, उसका साइज कौन डिसाइड करता है कि वो कितना बड़ा है या फिर कितना छोटा है। तो बेटा बात करते हैं किसी रूम की, तो एक रूम का जो साइज़ है उसको डिसाइड करती है उसकी डायमेंशंस। डायमेंशंस कौन सी होती हैं रूम की? डायमेंशंस होती हैं, तो डायमेंशंस होती हैं बेटा रूम की। एक तो होती है लेंथ, जिसको L से रिप्रेजेंट कर दें, विड्थ और उसकी हाइट, ठीक है ना। उसकी लेंथ, उसकी विड्थ रूम की और उसकी हाइट, ये डिसाइड करती है कि रूम कितना बड़ा है या फिर कितना छोटा है। तो उसकी डायमेंशंस ये होती हैं, ठीक है। ये क्यूबॉइड शेप होती है उसकी। और अगर बात करें किसी रेक्टेंगल की, तो रेक्टेंगल का साइज कौन डिसाइड करेगा? लेंथ और विड्थ, ये उसके डायमेंशंस होंगे। किसके? रेक्टेंगल के। तो बेटा साइज को डिसाइड कौन करती हैं? उसकी डायमेंशंस जो है वो साइज को डिसाइड करती हैं। अगर हम बात करें किसकी बेटा, एक स्फेरिकल शेप की अगर हम बात करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई स्फीयर है, तो इसकी डायमेंशंस को कौन डिसाइड करता है? ये इस स्फीयर के रेस्पेक्ट में कितना बड़ा है या कितना छोटा है, इसको डिसाइड कौन करेगा? तो इसको डिसाइड करता है बेटा इसकी रेडियस। इसकी डायमेंशंस को या इसकी जो साइज है, इसकी डायमेंशन होती है इसकी रेडियस। अगर कोई भी स्फीयर है उसकी रेडियस अगर छोटी है, कम है, तो इसका मतलब ये हुआ उसका साइज क्या होगा? उसका साइज होगा छोटा। और यदि कोई स्फीयर है और उसका साइज क्या है, उसकी जो रेडियस है वो रेडियस अगर ज़्यादा है, तो उसकी जो साइज होगी उस स्फीयर की वो भी क्या होगी? वो भी ग्रेटर होगी, वो भी ज़्यादा होगी, ठीक है बेटा। तो ये तो बात थी किसकी? डायमेंशंस की। तो डायमेंशंस ही किसी भी साइज को डिसाइड करती हैं, चाहे वो रूम हो, चाहे वो टेबल हो, चाहे वो स्टूल हो, ठीक है बेटा। तो डायमेंशंस ही उसकी साइज को डिसाइड करती हैं। अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक की। तो साइज ऑफ न्यूक्लियस टॉपिक है अपना, साइज ऑफ न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस का जो साइज है उसको कौन डिसाइड करेगा बेटा? न्यूक्लियस को हमने स्फेरिकल कंसीडर किया हुआ है। न्यूक्लियस जो होता है वो स्फेरिकल होता है, इसीलिए इसकी जो डायमेंशन इसका जो साइज है उसको कौन डिसाइड करेगा? इस न्यूक्लियस के साइज को डिसाइड करेगी तो वो करेगी इसकी रेडियस। तो अब हम बात करते हैं, अगर कोई भी जैसे न्यूक्लियस है तो उसका साइज ज़्यादा कब होगा? जब उसकी रेडियस ज़्यादा होगी। कोई भी न्यूक्लियस है उसका साइज कम कब होगा, छोटा कब होगा? जब उसकी रेडियस कम होगी, ठीक है बेटा। तो हम यहाँ साइज ऑफ न्यूक्लियस में फाइंड आउट करने वाले हैं न्यूक्लियस की रेडियस को, क्योंकि वही डिसाइड करती है कि न्यूक्लियस का साइज कितना बड़ा है या फिर कितना छोटा है। तो बेटा टॉपिक को स्टार्ट करते हैं हम, और सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं किसको? रेडियस ऑफ न्यूक्लियस को। हाँ तो बेटा रेडियस ऑफ न्यूक्लियस जो होती है वो प्रोपोर्शनल होती है किसके? उसके मास नंबर के। कोई भी न्यूक्लियस है उसके मास नंबर की 1/3 पावर
1/3 पावर ऑफ मास नंबर के क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है। कोई भी न्यूक्लियस है, जैसे मान लो ये कोई न्यूक्लियस है, तो इस न्यूक्लियस की जो रेडियस है ये कैपिटल आर, इसको मैंने कैपिटल आर से माना हुआ है। तो न्यूक्लियस की जो रेडियस है, ये रेडियस इसके मास नंबर की 1/3 पावर के क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है। अगर प्रोपोर्शनलिटी का हम यहाँ से साइन हटाते हैं और इस रिलेशन को हम इक्वेशन में कन्वर्ट करें, तो यहाँ इक्वल साइन काम में आएगा और एक कांस्टेंट काम में आने वाला है आर नोट। एक कांस्टेंट काम में आएगा और वो कौन सा कांस्टेंट होगा, आर नोट। ये जो कांस्टेंट होता है, इस कांस्टेंट की वैल्यू लिखते हैं हम आर नोट इज इक्वल टू 1/2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर, ये लिखी जाती है। आर नोट की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। और 10⁻⁻15 को हम क्या लिख देते हैं, इसको फर्मी बोलते हैं, इसीलिए इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, इसकी जगह मैं F लिख सकता हूँ। तो बेटा ये जो आर नोट की वैल्यू जो बनेगी वो कितनी बन जाएगी, वो हो जाएगी 1/2 फर्मी मीटर। ये किसकी वैल्यू आ गई, ये आर नोट की वैल्यू आ गई। क्लियर है? तो बेटा उम्मीद करता हूँ आपको रेडियस निकालना आ गया होगा कि किस तरीके से हम न्यूक्लियस की रेडियस को फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हमें ये रिलेशन मालूम होना चाहिए, उस रिलेशन से हम ये फाइंड आउट कर लेंगे इक्वेशन को, जहाँ आर की वैल्यू हमें 1/2 फर्मी मीटर याद रखनी है। जब भी हम न्यूमेरिकल करेंगे तो उसमें आर नोट की वैल्यू ये ही रखेंगे। तो बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम बात करेंगे किसकी, ये तो हो गया रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। इसके बाद हम बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस की। हाँ तो बेटा अब हम बात करने जा रहे हैं किसकी, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस की। तो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस भाई जैसा हमने माना है कि जो न्यूक्लियस है वो कैसा होता है, वो स्फेरिकल शेप में होता है। और स्फीयर का वॉल्यूम हम क्या लिखते हैं, सिंस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या लिखा जाता है, बताओ बेटा। स्फीयर ऑफ वॉल्यूम हम लिखते हैं 4/3 पाई आर क्यूब, यही लिखते हैं ना, 4/3 पाई आर क्यूब। ये क्या होता है, ये वॉल्यूम होता है किसका, एक स्फीयर का वॉल्यूम होता है। तो बेटा इसी फॉर्मूले का यूज करके हम न्यूक्लियस के लिए वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं। हमने जो रेडियस है किसकी, न्यूक्लियस की, उसको कैपिटल आर से कंसीडर किया हुआ है, इसलिए वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस ये क्या बनने वाला है, ये देखिए वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस कैपिटल B इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 4/3 पाई कैपिटल R का क्यूब, ये लिख सकते हैं ना, 4/3 कैपिटल R का क्यूब। इसी फॉर्मूले से लिखा है, जो एक स्फीयर का वॉल्यूम होता है, एक गोले का जो आयतन होता है, उससे ही हमने लिख दिया। R की जो वैल्यू लिखते हैं वो हम क्या लिखते हैं, अभी अभी हम पढ़कर आए हैं कि जो R की वैल्यू है वो हम लिखते हैं R0 A इज रेज टू पावर 1/3। ओके बेटा, हम कैपिटल R की वैल्यू लिखते हैं
आर नॉट ए इज रेज टू पावर 1/3, आर की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे तो वॉल्यूम निकल कर आ जाएगा V इज इक्वल टू 4/3 पाई, और R की जगह हमने वैल्यू क्या रखी, आर नॉट ए इज रेज टू पावर 1/3 का होल क्यूब। क्लियर है बेटा? यहाँ ये जो पावर हैं वो मल्टीप्लाई होंगी, इसलिए ए की पावर क्या बचेगी, 1 बचेगी। आर नॉट की ऊपर पावर कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो वॉल्यूम ये निकल कर आएगा, देखो ये होगा न्यूक्लियस का वॉल्यूम, कैपिटल B इज इक्वल टू 4/3, पाई की जगह पाई रहेगा, आर नॉट के ऊपर पावर कितनी आएगी, 3। तो यहाँ लिख सकते हैं आर नॉट की पावर 3, और ये 1/3 और 3 मल्टीप्लाई होके क्या बन गया, ए की पावर 1। तो ए के ऊपर पावर कितनी आएगी, 1 आ जाएगी, मीन्स ए ही आ जाएगा। तो क्लियर है बेटा? कुछ नहीं है, केवल आर की वैल्यू पुट की है, कहाँ से, जो हमने पहले निकाल चुके थे वो आर की वैल्यू यहाँ हमने पुट कर दी केवल इस जगह पर, और उसका क्यूब कर दिया, बाकी का ये निकल कर आ गया वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। क्लियर है बेटा? स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। हो गया? अब ये तो थी बात किसकी, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस की। इसके बाद हम बात करेंगे तो किसके बारे में, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस की बात करेंगे कि न्यूक्लियस की जो डेंसिटी है वो क्या होती है। डेंसिटी आप सब पढ़कर आ चुके हो। डेंसिटी के लिए हम फॉर्मूला यूज लेते हैं, कौन सा, मास अपॉन वॉल्यूम। तो हम मास को कोई भी स्मॉल m से मान लेंगे किसी भी न्यूक्लियस के लिए, और उसमें वॉल्यूम का क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। उसमें वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो क्या निकल कर आ जाएगा, डेंसिटी निकल कर आ जाएगी। तो देखो बेटा, अब हम बात करते हैं किसकी, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस की। उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे, उसको हम रो से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो देखो बेटा, नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो है डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। रिप्रेजेंट कर रहे हैं किससे, रो से। रिप्रेजेंट कर रहे हैं किससे, रो से रिप्रेजेंट कर देते हैं। हम लिखते हैं, देखो बेटा, डेंसिटी का फॉर्मूला लिखा जाता है, सिंस डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं हम किससे, मास अपॉन वॉल्यूम, ये लिखा जाता है। क्लियर है बेटा? डेंसिटी को लिखते हैं हम मास अपॉन वॉल्यूम से। सो डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस क्या लिखोगे भाई, रो से रिप्रेजेंट कर देते हैं। रो इज इक्वल टू, मान लेता हूँ मैं मास जो है न्यूक्लियस का वो स्मॉल m है, और जो वॉल्यूम है वो है कैपिटल B। मास है स्मॉल m और वॉल्यूम है कितना, कैपिटल B। तो क्या बनेगा बेटा डेंसिटी के लिए फॉर्मूला, स्मॉल m अपॉन वॉल्यूम लिखा था हमने 4/3 पाई आर नॉट का क्यूब इंटू ए। तो ये फॉर्मूला निकल कर आ जाएगा किसके लिए, ये डेंसिटी का फॉर्मूला निकल कर आ जाएगा। क्लियर है बेटा? तो कुछ नहीं है, टॉपिक्स नॉर्मल से टॉपिक हैं,
क्या है, पहले वॉल्यूम फाइंड आउट कर लिया, मास में डिवाइड कर दिया, तो वो क्या आ गई, वो डेंसिटी आ गई निकल कर। तो बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आगे एक न्यूमेरिकल है, उस न्यूमेरिकल को करते हैं, आपके एनसीईआरटी में गिवन है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। हो गया बेटा स्क्रीनशॉट। तो अब आगे हम बात करेंगे किसकी, एक न्यूमेरिकल की बात करेंगे। आपके दे रखा है 13 चैप्टर में 13.1 न्यूमेरिकल है, अपने इस चैप्टर का कोई फर्स्ट न्यूमेरिकल है 13.1। तो बेटा अब हम बात करते हैं किसकी, 13.1 न्यूमेरिकल की। तो एनसीईआरटी बुक का आपका क्या है, ये न्यूमेरिकल है, ठीक है बेटा। तो इसको मैं मिटा देता हूँ और फिर चलते हैं अपने न्यूमेरिकल पर। न्यूमेरिकल किस तरीके से है, पहले मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा उस एग्जाम्पल को, फिर उसको सॉल्व करेंगे। ऐसे ही बेटा बस बने रहिए अपने चैनल पर, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। किसी ने सच ही कहा है बेटा, किसी ने सच ही कहा है कि ज़िंदगी में अभी इम्तिहान बाकी हैं, अभी हौसलों में सॉरी कुछ इस तरीके से है, अभी हौसलों में उड़ान बाकी है, ज़िंदगी के कई इम्तिहान बाकी हैं, अभी तो नापी है मुट्ठी भर ज़मी हमने, अभी तो सारा आसमान बाकी है। तो बेटा इसी तरीके से बस आगे बढ़ते रहिए। हम उम्मीद करते हैं, हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आपको एक ना एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी, क्योंकि बूंद बूंद से ही बेटा घड़ा भरता है। तो बेटा अब अपन चलते हैं किस पर, अपने एग्जाम्पल नंबर 13.1, और ये है कहाँ से, ये है बेटा अपने एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, एनसीईआरटी की बुक से है। क्वेश्चन कुछ ऐसे है, देखिए पढ़ के सुनाता हूँ आपको क्वेश्चन, और स्क्रीन पर भी आपके जो क्वेश्चन है वो शो है, तो स्क्रीन पर देखिएगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, गिव द मास ऑफ आयरन, क्वेश्चन कुछ ऐसे है, गिव द मास ऑफ आयरन न्यूक्लियस एट 55.85 U। हाँ कुछ इसी तरीके का है बेटा, हाँ यही गिवन है, गिवन ए मास ऑफ आयरन न्यूक्लियस एज 55.85। तो मास गिवन है हमें किसका, आयरन न्यूक्लियस का मास गिवन है, और वो कितना गिवन है बेटा, वो हमें गिवन है 55.85 U। U को हम किलोग्राम में कन्वर्ट कर चुके हैं, और ए गिवन है हमें, ए क्या है, मास नंबर, ये गिवन है हमें कितना 56, ए हमें गिवन है 56 गिवन है, और जो मास है वो 55.85 गिवन है। हमें फाइंड आउट करना है किसको, डेंसिटी को, फाइंड द डेंसिटी ऑफ, फाइंड द न्यूक्लियर डेंसिटी। तो बेटा सबसे पहले हमें कुछ नहीं करना है, पहले जो मास है उसको कन्वर्ट करना है किस में, मास को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। 55.85 U गिवन है, ये किसके इक्वल हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे किससे, 55.85 इंटू 1.66 इंटू 10 पावर कितना होता है, -27 किलोग्राम, इतना होता है। 1.66 इंटू 10 पावर -27 किलोग्राम। तो ये जो मास है वो हमने सबसे पहले कन्वर्ट कर लिया किस में, केजी में, किलोग्राम में। अब एटॉमिक नंबर ये हमें मास नंबर हमें गिवन है कितना, 56, हमें डेंसिटी फाइंड आउट करना है। हाँ तो बेटा हमें सबसे पहले मास गिवन था, हमने उसको कन्वर्ट कर लिया किस में, किलोग्राम में। कैलकुलेशन सबसे लास्ट में किया करो, क्योंकि बीच बीच में फिर करोगे तो एक साथ में ही हम क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे।
अब हमें डेंसिटी निकालना है। सो डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस क्या लिखते हैं, रो इज इक्वल टू m अपॉन v, यही लिखा जाएगा। रो इज इक्वल टू m अपॉन v। m की वैल्यू पुट कर दीजिए, ये होती है 55। एक मिनट, पहले m लिखा, b की वैल्यू और पुट कर देते हैं 4/3 पाई r0q इंटू a, ये लिखते हैं ना बेटा। रो की वैल्यू हम ये लिखते हैं m अपॉन 4/3 पाई r0q इंटू a। तो बेटा यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे वैल्यू पुट करनी है, बस हो गया। चलो तो अब आगे चलते हैं। यहाँ कुछ नहीं करना हमें, बस अब वैल्यू पुट करनी है और आंसर लाना है। तो रो इज इक्वल टू क्या बनेगा, रो बनेगा m की जगह तो ये वैल्यू पुट कर दीजिए 55.85 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻27, ये तो किलोग्राम में आ गया। और b की वैल्यू क्या पुट करनी है भाई, 4/3 इंटू पाई की वैल्यू रखनी है 3.14। ये किसकी वैल्यू पुट कर दी बेटा, ये पाई की वैल्यू पुट कर दी। r0 की वैल्यू लिखते हैं 1.2 इंटू 10⁻⁻15 और उसका q, और a की जगह लिखेंगे कितना 56। a की जगह लिख देंगे बेटा, कितना लिखोगे 56। और जब इसको सॉल्व करोगे ना, तो सॉल्व करने के बाद आने वाला है 2.29 इंटू 10⁻17, 2.29 इंटू 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो बेटा आंसर ये रहने वाला है 2.29 इंटू 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। क्लियर है बेटा? तो उम्मीद करते हैं आपका ये जो है क्लियर हो गया होगा। और बेटा सॉल्व कर लेना, क्या आने वाला है इधर, हाँ यही रहेगा 45 और यही रहेगा बेटा। तो रो जो डेंसिटी है किसके लिए, न्यूक्लियस के लिए जो डेंसिटी है वो हमारी ये निकल कर आई। फॉर्मूला कौन सा काम में लिया भाई, मास अपॉन वॉल्यूम, नॉर्मल सा फॉर्मूला है। तो बेटा ये हम काम में लेंगे। नेक्स्ट आगे जो टॉपिक है वो है अपना नेक्स्ट टॉपिक है मास एनर्जी ऑफ एंड बाइंडिंग एनर्जी, मास एनर्जी एंड बाइंडिंग एनर्जी। नेक्स्ट आगे जो टॉपिक है वो है अपना मास एनर्जी एंड बाइंडिंग एनर्जी। उसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले तो हम बात करेंगे किसकी, मास एनर्जी की, और फिर उसके बाद बाइंडिंग एनर्जी की बात करेंगे। तो बेटा हमारे जो चैनल है उस पर इसी तरीके से बने रहिए। जो भी नए नए वीडियो आते हैं उनको सबसे पहले चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ मिल सकें। और इसी तरीके के आपको जो कंसेप्ट्स हैं वो हम इजी वे में बताएंगे। तो हमारे इस चैनल पर बने रहिए लगातार, इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं वो हमसे जुड़ सकें। ठीक है बेटा? तो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।